तो डॉक्टर अमित सबसे पहले तो जब मैं इस टॉपिक के बारे में रिसर्च कर रही थी, जब मुझे पता था कि सेशन हम करने वाले हैं, तो आई गॉट टू नो कि हर किसी की बॉडी में कैंसर सेल्स हर दिन बनती रहती हैं। तो बहुत शॉकिंग था मेरे लिए क्योंकि हर किसी की बॉडी में कैंसर सेल्स है। अगर एक नॉर्मल व्यक्ति को आप बोलोगे तो वो घबरा जाएगा एक बार में। तो क्या वाकई में ऐसा होता है? देखिए, ये नहीं बोलना चाहिए कि कैंसर सेल्स हैं, एबनॉर्मल सेल्स हमें बोलना चाहिए। लगभग 1 मिलियन सेल डिवीजन पर सेकंड बॉडी में हो रहा होता है। तो ये बड़ा कॉमन है कई बार कि वो जो डीएनए है, जो रेप्लिकेट है, वो एग्जैक्टली नहीं हुआ, थोड़ा बहुत मिसमैच हो गया। हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना एफिशिएंट होता है कि वो रिकॉग्नाइज करता है उन पैटर्न को, और यदि उसे कोई भी एबनॉर्मल सेल मिलती है उसे हटा देता है। तो ऐसा नहीं कि कैंसर सेल बन रही हैं, बट एबनॉर्मल सेल्स, और यस, वो जो फ्यूचर में कैंसरस हो सकती थी, उनको हमारे इम्यून सिस्टम हटाता रहता है। ये सबकी बॉडी में चलने वाली नेचुरल प्रोसेस है, सभी में होता है। ओके, जैसे कि आपने कहा कि फ्यूचर में वो कैंसर की तरफ आपको लेकर जा सकती है, तो इसी से जुड़ा मेरा सवाल है कि बॉडी में कैंसर की शुरुआत कैसे होती है? क्या वो चीजें हैं जिनकी वजह से कैंसर ट्रिगर हो सकता है? देखो, जैसे मैंने बताया, सबसे पहले तो सेल डिवीजन, एबनॉर्मल सेल्स हैं। अब किसी भी वजह से मान लीजिए वो कुछ सेल्स इम्यून सिस्टम नहीं पहचान पाया, या समहाउ वो सेल्स कामयाब हो गए इम्यून सिस्टम को धोखा देने में, वो इवेड कर गई उस सिस्टम को, और वो बॉडी में कहीं ना कहीं अपना एक घर बनाती हैं, एंड दे स्टार्ट प्रोलिफरेटिंग। वो कैंसर की शुरुआत होती है। अब कई सारे फैक्टर हैं जो इस प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं, है ना। देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम लोग मान लीजिए सड़क पे जा रहे हैं, अब किसकी कोई रॉन्ग साइड पे चल रहा है, तो क्या हुआ, एक्सीडेंट के चांस बढ़ गए। ऐसा नहीं कि होगा ही होगा, पर चांस बढ़ गए। अब मान लीजिए गाड़ी में भी कुछ दिक्कत है, तो क्या हुआ, चांसेस और बढ़ गए। बट अगेन इट इज नॉट नेसेसरली कि होगा ही होगा। तो सारे फैक्टर, चाहे वो जेनेटिक हो, चाहे वो बॉडी रिलेटेड हो, चाहे वो इन्वायरमेंटल हो, ड्रग इंड्यूस हो, एक्सटर्नल एक्सपोजर किसी चीज का है, ये उस प्रोसेस को और बढ़ाते चले जाते हैं, हर स्टेप को। जैसे कई बार हम बात सुना होगा आपने कि फैमिलीज में चल रहा है, जेनेटिक फैक्टर है, तो क्या हुआ, एक बैकग्राउंड उन्होंने पहले ही तैयार करके दे दिया, तो अब कैंसर की शुरुआत होना उसमें और आसान हो गया, वो स्टेप कम हो गए। तो ये सब चीजें होती हैं। इवेंचुअली कैंसर का मतलब है कोई भी सेल जो एबनॉर्मल हो गई है, बॉडी के कंट्रोल से बाहर हो गई है, और अब वो एबनॉर्मली डिवाइड किए जा रही है, एबनॉर्मल बिहेव किए जा रही है, बॉडी का कोई कंट्रोल नहीं। ओके, तो डॉक्टर जैसे अभी आपने बताया कि काफी सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो भी कैंसर ट्रिगर होने के चांसेस होते हैं। तो मैं अब जानना चाहूंगी ऐसे कौन से सिम्टम्स होते हैं, जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है कि उनकी बॉडी में कैंसर जैसी चीज जो है वो डेवलप हो रही है? देखो, इंडिविजुअल सेल बहुत छोटी होती है, उसे हम मॉनिटर नहीं कर सकते। हमको कब पता पड़ेगा, जब सेल्स एक सफिशिएंट अमाउंट में हो चुकी होंगी, और इतनी मात्रा में जब वो बॉडी के किसी पार्ट को, किसी फंक्शन को अफेक्ट करने लगे, तभी वो सिम्टम पैदा करेंगे, तभी हम रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। उससे पहले की स्टेज होती है स्क्रीनिंग, मतलब सिम्टम नहीं है बट हम ट्राई कर रहे हैं फाइंड आउट करने का। आपका जो क्वेश्चन था कि कैसे क्या सिम्टम हो सकते हैं जिन पे हम निगाह रखें कि ऐसा कुछ भी है तो कैंसर हो सकता है, तो देखो, कैंसर बॉडी के हर हिस्से में, हर तरह की सेल में, हर टिश्यू में हो सकता है। तो उसके सिम्टम भी उसी हिसाब से वेरी करते हैं। लंग कैंसर का सिम्टम अलग होंगे और ब्रेस्ट कैंसर के अलग होंगे। तो कुछ कॉमन सी चीजें जो हम बोलते हैं कि बॉडी में कहीं भी कोई भी घाव है जो नहीं भर रहा है, कोई भी नया लंप या गठान हमने महसूस की जो बढ़ती जा रही है, और स्पेशली यदि वो पेनलेस है, कोई भी दर्द है जो नहीं ठीक हो रहा है, कोई भी कफ है जो नहीं ठीक हो रहा है, तो एसेंशियली कोई भी सिम्टम जो 2-3 हफ्ते या इससे ज़्यादा परसिस्ट कर रहा है और ठीक नहीं हो रहा है नॉर्मल दवाइयों से, वो कैंसर को हो सकता है। और अगर हम ब्लड कैंसर की बात करें तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं? देखिए, ब्लड कैंसर में हमें यूजुअली सिम्टम होंगे ब्लड कैंसर, ब्लड से रिलेटेड। जैसे हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है, तो हीमोग्लोबिन की कमी से थकान होती है शरीर में, हम चलने पे तुरंत हाँफने लगते हैं। सबसे पहली शुरुआत होती है, स्पेशली सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते, सीढ़ियाँ चढ़ने में थकने लगते हैं। दूसरे ब्लड का कंपोनेंट है प्लेटलेट। तो जब ब्लड कैंसर होंगे, जब वो बढ़ते हैं, तो वो हीमोग्लोबिन को कम करेंगे, वो प्लेटलेट को कम करेंगे, और प्लेटलेट की कमी से ब्लीडिंग होगी। तो हो सकता है एबनॉर्मल गम ब्लीडिंग हो, कफ में ब्लीडिंग आए, या स्किन में स्पॉट्स आए, यूरिन में ब्लीडिंग हो। ये तीसरे होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम, जैसे वेट लॉस होने लगेगा,
क्योंकि देखिए कैंसर सेल हैं, एबनॉर्मल हैं या जो भी हैं, वो न्यूट्रिशन तो शरीर से ही ले रही हैं, तो बॉडी पे जो न्यूट्रिशनल टोल है वो बहुत बढ़ जाता है, तो थकान होने लगती है, वीकनेस आने लगती है, ये सारे फैक्टर होने लगते हैं। ब्लड कैंसर में स्पेसिफिकली कई बार हमें लम्प्स फील होने लगते हैं, स्पेशली आर्मपिट में, गले में, टॉन्सिल में, लिम्फ नोड्स बोलते हैं हम उनको, ये हो सकते हैं। लिवर या स्प्लीन नाम का एक ऑर्गन होता है, वो बढ़ सकता है, तो पेट में यदि वो स्प्लीन बढ़ेगी तो हमें लगेगा यहाँ वजन पड़ा हुआ है बहुत सारा, हम खाना खाते हैं तुरंत भरा भरा लगेगा, दीज थिंग्स, ये और कॉमन सिम्टम्स हैं। डॉक्टर, अगर किसी को, जो आपने सिम्टम्स की बात की, अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स दिख रहे हैं, उन्हें महसूस हो रहा है, तो क्या क्या उसके लिए टेस्ट कराए जाते हैं? देखो एक चीज़ तो ये समझो कि ये सारे सिम्टम जो भी कैंसर से रिलेटेड हैं, वो सारे के सारे बड़े कॉमन हैं। अब जैसे हमने बोला शुरुआत में क्या होगा, सिर्फ थकान होगी, बट वो तो मल्टीफैक्टोरियल है, बहुत सारे लोगों को हो रही होगी, तो ऐसा नहीं कि हर थकान की वजह कैंसर ही होने वाला हो, बट कोई भी सिम्टम जो एक्सप्लेन नहीं हो रहा है अदरवाइज, मतलब जिसका आपको रीजन नहीं समझ आ रहा है कि क्यों हो और रहा वो है, परसिस्ट कर रहा है, बढ़ रहा है, वो रिप्रेजेंट कर सकता है कैंसर कैंसर। को, ये इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग जितने भी लोगों को एड्रेस करते हैं या ऑडियंस को मैं बोलना चाहूँगा कि कोई भी सिम्टम किसी भी तरह का बॉडी के किसी भी हिस्से में, यदि वो 2-3 हफ्ते से ज़्यादा चल रहा है, नॉर्मल दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है, और स्पेशली यदि हमें वेट लॉस जैसी फीलिंग भी लग रही है, थकान बहुत ज़्यादा है जो बढ़ती जा रही है, ये सब कैंसर के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। तो हमें मेडिकल अटेंशन तुरंत लेनी चाहिए। डॉक्टर, टेस्ट, जब फॉर एग्जांपल जैसे आपने बताया कि अगर आपको 2-3 हफ्ते से ज़्यादा ये सिम्टम्स दिख रहे हैं, अगर उनका कोई रीज़न आपको समझ नहीं आ रहा, तो आपको तुरंत टेस्ट कराने चाहिए। क्या-क्या टेस्ट कराए जाते हैं? पहले क्या स्टेप्स होते हैं? देखो सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि किस मतलब वो जो सिम्टम है वो किस ऑर्गन से रिलेटेड है। जी। जैसे हम मान लें लंग कैंसर की स्पेशली अगर हम शुरुआत है, ब्लड कैंसर की बात करें तो। हाँ, ब्लड में क्या होता है, थकान होगी, तो सबसे पहले आपकी शुरुआत होगी एक नॉर्मल टेस्ट जिसे हम बोलते हैं हीमोग्राम जी। या सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट या हीमोग्राम। नॉर्मली हमें वहीं से आइडिया हो जाता है, वो बताता है कि हीमोग्लोबिन क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, प्लेटलेट काउंट क्या है, पेरिफेरल स्मीयर उसका पार्ट है, तो माइक्रोस्कोप में पैथोलॉजिस्ट देखता है और वो कमेंट करता है। तो नॉर्मल जो ब्लड कैंसर की यदि हम बात करें तो सबसे पहला टेस्ट और सबसे एसेंशियल टेस्ट जो है वो एक नॉर्मल हीमोग्राम है। हीमोग्राम टेस्ट। Yes. ओके। फिर उसके बाद भी और कुछ टेस्ट होते हैं? अगर हीमोग्राम टेस्ट में समझ आ रहा है कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है बॉडी में, फिर क्या टेस्ट देखिए होते ब्लड हैं? कैंसर से रिलेटेड यदि हम बात करते हैं तो किसी भी कैंसर में सबसे पहले दो चीज़ें होती हैं, आपने भी सुना होगा, एक स्टेज होता है, एक ग्रेड होता है। जी। तो ब्लड कैंसर में यूजुअली हम लोग जो उसके बाद जाते हैं कि हमें लगा हीमोग्राम पे कि कैंसर हो सकता है, तो नॉर्मली एक दूसरा टेस्ट जो उसके बाद होता है वो होता है बायोप्सी। आप बायोप्सी या तो किसी लिम्फ नोड से लेते हैं या बोन मैरो से करते हैं, फिर ये देखने के लिए कि पूरे शरीर में कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो कई सारे लोगों में एक दूसरा टेस्ट होता है जिसे बोलते हैं पैट सीटी स्कैन। तो ये, और कुछ ब्लड कैंसर कितने एग्रेसिव हैं ये जानने के लिए उन सेल्स के आगे मॉलिक्यूलर एनालिसिस होता है, जेनेटिक एनालिसिस होता है, तो वो तो फिर एक एडवांस एक लेवल पूरा का टेस्ट प्रोसेस रहता है, बिल्कुल। Yes. डॉक्टर, अगर हम समझने की कोशिश करें, अगर आज की हमारी लाइफस्टाइल देखें तो फास्ट फूड का कल्चर बहुत ज़्यादा है। मतलब हम मोस्टली पिज़्ज़ा, बर्गर या फिर बाहर की जो प्रोसेस फूड है वो ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। एक चीज़ है कि इसमें जो ऑयल इस्तेमाल होता है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है। दूसरी चीज़ है कि आप जितनी भी चीज़ें देखेंगे उनमें एडेड शुगर ज़रूर होगी। इवन इफ एक प्रोडक्ट है जो नमकीन है, चिप्स है, लेकिन उसमें एडेड शुगर ज़रूर होगी। तो ये जो रीज़न है, इसका क्या रीज़न हो, ये जो चीज़ है इसका क्या रीज़न हो सकता है? आपने जो सवाल पूछा उसमें 3 अलग-अलग जो हैं वो न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स आ रहे हैं और तीनों हार्मफुल हैं। पहला, जैसे आपने नाम लिया कि ऑयल है जो रीयूज़ हो रहा है, ट्रांस फैट बढ़ता चला जा रहा है उसके, तो वो अपने आप में बहुत हार्मफुल है क्योंकि हीटिंग के दौरान कई सारे केमिकल्स उनमें जनरेट होने लगते हैं। नॉर्मली ये जो बल्क में जो प्रोसेस होता है जिसमें ऑयल लेते हैं उसमें बनाते हैं ये सारे लोग, वो कहीं ना कहीं पाम ऑयल बेस होते हैं, वो अपने आप में हार्मफुल है। तो और ऐसा नहीं कि सिर्फ कैंसर उनका साइड इफेक्ट है, कई सारे और हार्मफुल इफेक्ट उनके हो सकते हैं, जितने मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैं वो सब करते हैं। सेकंड आता है शुगर। जी। शुगर नॉर्मल मात्रा में बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है, बट बिना हमें पता पड़े हम लोग इतना एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रहे होते हैं शुगर को। जैसे किसी भी नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक को आप लो, उसके 100 ml में नॉर्मली 12 से 13 ग्राम शुगर होती है, और हम शायद रियलाइज ही नहीं करते किसी भी चीज़ को। बच्चे स्पेशली है, चाहे वो चॉकलेट मिल्क है, चॉकलेट्स हैं, बिस्किट्स हैं, दे आर ऑल फुल ऑफ शुगर। शुगर का सडनली
मतलब जब भी वो लेते हैं बहुत इजीली डाइजेस्टिबल शुगर है, तो वो बॉडी पे एक शुगर लोड पड़ता है, बॉडी इंसुलिन पैदा करेगी उसे काउंटर करने के लिए। तो ये मेटाबॉलिक इम्बैलेंस जो पैदा होता है, तो कहीं ना कहीं आगे जाके ये प्रॉब्लम करते हैं। कई सारे फैक्टर्स दे आर नोन टू हैव मेटाबॉलिक बेस्ड इन दैट, जैसे ब्रेस्ट कैंसर। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस करते हैं, तो कहीं ना कहीं आगे जाके हम अपनी बॉडी को प्रोन कर रहे हैं कि वो कैंसर हो सकता है। तो शुगर डायरेक्टली कैंसर को नहीं कर रहा है कुछ, बट वो इनडायरेक्टली वाया मेटाबॉलिक वाया हार्मोनल पाथवेज अफेक्ट कर रहा है। तीसरा जो प्रोसेस फूड है, नॉर्मली उसमें सॉल्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, सोडियम ओवरलोड है, वो भी प्रॉब्लम करता है, वो किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम करेगा। तो कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीज़ें बहुत हार्मफुल हैं। जितना हम हमारा अनफॉर्चुनेटली लाइफ स्टाइल ऐसा है कि वो कहीं ना कहीं लाइफ के पार्ट बनते जा रहे हैं, बट दैट इज़ एक्चुअली हार्मफुल। और यदि हम कैंसर की बात करें तो नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली यस, क्योंकि एक और चीज़ जो जुड़ जाती है, हमारी लाइफ भी थोड़ी सीडेंटरी होती जा रही है, तो हम उस वे से बॉडी मेटाबोलाइज भी नहीं कर पाती इन चीज़ों को जितना उसे मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सब थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कैंसर सेल्स हैं, कुछ सेल एबनॉर्मल हो गई और ये उसकी एबनॉर्मलिटी ग्रोथ को और बढ़ा सकते हैं। अभी डॉक्टर हमने ऑयल की बात की थी, आपने बताया कि पाम ऑयल बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, और आई थिंक मोस्टली जो फास्ट फूड होता है सब में पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है, घरों में भी कुछ लोग पाम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम सेफर साइड पे की बात करें तो किस तरह का ऑयल इस्तेमाल किया जाना चाहिए हमारी डेली लाइफ में, खाना किस ऑयल से बनाना चाहिए? सबसे ट्रेडिशनल चीज़ें सबसे अच्छी थी। अब साउथ इंडिया में देखो, नारियल तेल, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। देसी घी गुड, बहुत अच्छा है। ओलिव ऑयल बहुत अच्छा है। इन जनरल वी डोंट एनकरेज सीड बेस्ड ऑयल्स, बट यस यदि हमें ज़रूरत पड़े तो मस्टर्ड ऑयल इज स्टिल गुड, प्रेफरेबली कोल्ड प्रेस जो मिलते हैं। ये थोड़े से ऐसे हैं जो एक्सेप्टेबल हैं। बाकी बहुत थोड़ी मात्रा में यदि हम ले रहे हैं तो चलेगा, मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। क्योंकि ऑयल में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं, उनके रेशियो का इम्बैलेंस होगा तो वो भी प्रॉब्लम करेगा। तो ये जो 3-4 मैंने नाम लिए, दे आर प्रीटी सेफ, उनको यूज़ करें, और कभी कभी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बट नॉट ऑन ए रेगुलर बेसिस। डॉक्टर हमने अभी ऑयल की बात की, अब मैं चाहूंगी जैसे अभी आपने बोला था कि सोडियम बहुत होता है जिन नमक में, वो आपको इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। पहले का टाइम था तो हमें बोला जा रहा था कि आपको आयोडीन वाले नमक इस्तेमाल करने चाहिए, बॉडी को आयोडीन की जरूरत है, लेकिन आप बोलते हैं कि आप रॉक सॉल्ट का इस्तेमाल करें। तो किस तरह का सॉल्ट हमें इस्तेमाल करना चाहिए? देखो, आयोडीन सॉल्ट जो है इंडिया में लगभग जब शुरू हुए था ऑलमोस्ट 50 ईयर बैक, उस वक्त हमारे सामने समस्या थी गॉइटर की, जो बड़ा प्रिवेलेंट था। और उस वक्त ये पाया गया कि यदि नमक को फोर्टिफाइड कर देते हैं आयोडीन से, तो बहुत आराम से आयोडीन सबको मिल रही है, तो वो गॉइटर की समस्या भी खत्म हो रही है। तो वहाँ पे हमारा पर्पस दूसरा था। अब जो हम बात कर रहे हैं कि लोग बोलते हैं कि रॉक सॉल्ट पे वापस आ जाएं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि उससे बहुत बड़े बेनिफिट मिलने वाले हों। ओवरऑल इम्पॉर्टेंट ये है कि सोडियम इंटेक कितना हो रहा है। यदि वो हमारा एक्सेप्टेबल है, 5 से 10 ग्राम तक नमक हम यूज कर रहे हैं डेली, दिन में, पर डे, यस, वहां तक सेफ है। रॉक सॉल्ट नेचुरल है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि प्रोबब्ली दैट इज अ बेटर वे, हम आयोडीन एक्सपोजर जो हमारा है उतना नहीं चाहिए हमको। प्लस रॉक सॉल्ट में एडेड मिनरल्स भी होते हैं जो रिफाइंड नमक में हटा दिए जाते हैं। तो देख, वो क्लेम करते हैं कि शायद ये अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, उसका कोई बहुत बड़ा या बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिकल रीजन है। इट्स अप टू योर चॉइस, बट सोडियम इंटेक जो है वो कंट्रोल में रहना चाहिए। आयोडीन बैलेंस अमाउंट में रहना चाहिए। आयोडीन इंपॉर्टेंट है शरीर के लिए, तो जहां पर आयोडीन की डेफिशिएंसी है वहां पे तो हम बोलेंगे बिल्कुल आयोडाइज नमक ही चाहिए। बट अब जैसे हम लोग प्लेन्स में हैं या हमारा खाना वेरिड है, अलग अलग मल्टीविटामिन और कुछ ले पा रहे हैं, तो हमें उतनी ज़रूरत नहीं है। तो यदि चाहें तो रिप्लेस कर सकते हैं इस पर। बट जो हिली एरियाज हैं जहाँ आयोडीन नहीं मिलता है, कमी है, वहाँ पे तो हम बिल्कुल बोलेंगे कि वो उनको आयोडाइज्ड नमक ही चाहिए, क्योंकि उसके बेनिफिट ज़्यादा है। ओके डॉक्टर, हमने लाइफस्टाइल की हम इतनी बात कर रहे हैं, आजकल हम अगर आप देखें तो जब हम फूड पैक करते हैं तो मोस्टली लोग एल्यूमिनियम फॉइल का इस्तेमाल करते हैं। आजकल जब हम ऑफिस जाते हैं, सब लोग ऑफिस जाते हैं तो एल्यूमिनियम फॉइल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो एल्यूमिनियम फॉइल है उससे भी कैंसर यानी कि ब्लड कैंसर जो वो ट्रिगर हो सकता है? देखो, बहुत रिमोट चांस है एक्चुअली। इट्स एल्यूमिनियम फॉइल, ये हम बात करें या कोई भी करें, प्रॉब्लम ये है कि एक्सपोजर एक जगह नहीं है। एल्यूमिनियम का बर्तन भी यूज़ कर रहे हैं,
कई बार खाने में नॉन स्टिक उसमें बन रहा है, नहीं नॉन स्टिक तो अलग हो गया, उस पर तो कोटिंग है। कई बार घरों में पहले एल्यूमिनियम के बर्तन भी यूज होते थे, तो ऐसे एल्यूमिनियम का बहुत ज़्यादा यूज होने लगा था। कोई भी फॉइल है, चाहे वो एल्यूमिनियम हो या प्लास्टिक है, यदि हम उसमें स्पेशली क्या होता है ना, हम गर्म खाना रख के पैक कर देते हैं कि गर्मी बनी रहे, वहाँ पे ये चांस होते हैं कि यदि क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वहाँ से वो कुछ बिकॉज ऑफ हीट केमिकल्स रिलीज होने लगेंगे, खाने में मिलेंगे, एंड एकदम या एक आध बार में नहीं करेंगे, बट इफ वी आर कंटिन्यूअसली एक्सपोज, लगातार लंबे समय तक हो रहा है, तो वो अपने हार्मफुल इफेक्ट करेंगे। मतलब इससे चांसेस तो हैं कहीं ना कहीं ट्रिगर होने के। देखिए, जैसे मैंने बताया कि कैंसर का जो बेसिक है वो ये है कि हमारा डीएनए चेंज हो रहा है, नॉर्मल से एबनॉर्मल हो रहा है। नॉर्मली एक स्टेप की प्रोसेस नहीं है, मल्टीपल स्टेप्स हैं। कोई सेल सडनली कैंसरस नहीं होगी, वो धीरे 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 होगा, और ये सारे फैक्टर उस प्रोसेस को कहीं ना कहीं पुश कर देते हैं, तो कैंसर होने के चांस बढ़ जाते हैं। That is it. और जैसे हम अगर माइक्रोवेव का इस्तेमाल करते हैं खाना गर्म करने के लिए, तो उससे भी क्या कैंसर होने के चांसेस होते हैं? देखो, माइक्रोवेव हो या जो भी अप्लायंसेस हो, कभी कभी या आप लिमिटेड उसमें यूज कर रहे हो, दे आर नॉट हार्मफुल बिकॉज दे आर मेंट फॉर दैट। बट यदि हम रेगुलरली और बहुत हाई टेम्परेचर रीहीटिंग, एक्चुअली जो है ना, मल्टीपल टाइम यदि रीहीट कर रहे हैं, तो वो वैसे भी खाना जो है उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होने लगती है। तो कभी कभार यूज करना है, वहां तक सब चीजें ठीक है। बट यदि हम बार बार करते हैं, एक ही खाने को बार बार गर्म कर रहे हैं या माइक्रोवेव कर रहे हैं लंबे ड्यूरेशन के लिए, तो डेफिनेटली उनसे फर्क पड़ने लगता है। जी डॉक्टर, अभी मैंने नॉन स्टिक यूटेंसिल्स की बात की थी। आज पहले के ज़माने में हम आयरन का इस्तेमाल करते थे, आयरन में बर्तन, जो लोहे की कढ़ाइयाँ होती कास्ट थी, आयरन। हाँ, उसमें हम खाना बनाते थे। लेकिन आज जो कल्चर है वो थोड़ा शिफ्ट हो रहा है, लोग नॉन स्टिक यूटेंसिल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या ये सेफ होता है? सेफ है, बट ज़्यादा नॉन स्टिक का यूज़ करते हैं बिकॉज इट्स कन्वीनियंट क्लीन करने में। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, एज ए हेमेटोलॉजिस्ट बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, स्पेशली जो रूरल एरियाज़ में हैं या वहाँ से माइग्रेट हुए, और यदि वो अनीमिया लेके आते हैं, ये जो कढ़ाई थी काले रंग की कास्ट आयरन की, वो एक्चुअली डाइट में आयरन का एक अच्छा सोर्स था। तो हम लोग तो आज भी कई बार बोलते हैं कि गो बैक टू दैट कढ़ाई, उसमें बनाओ आपको जो भी दाल सब्जी बनानी है, और बहुत हद तक आपकी आयरन की डेफिशिएंसी भी दूर हो जाएगी उससे। तो जो नॉन स्टिक है या माइक्रोवेव हैं, ये अप्लायंसेज हैं, ये हमारी कन्वीनियंस के लिए हैं। कभी कभी लिमिटेड अमाउंट में यूज करते हैं, दे आर नॉट हार्मफुल, बट एक्सेसिव यूज, यस, इट इज हार्मफुल। ओके डॉक्टर, मैं जब इस टॉपिक के बारे में रिसर्च कर रही थी, तो सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे पोस्ट और वीडियोस भी मुझे ऐसे मिले जहाँ पे बताया जा रहा था कि अगर आप जो मोबाइल टावर्स होते हैं उनसे भी कैंसर होने का रिस्क होता है। तो क्या ये बात सही है? देखो, बहुत सारी थ्योरीज हैं जो बोलती हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, बट प्रूवन नहीं है। तो जब तक कुछ कॉन्क्लूसिव एविडेंस नहीं आती है कि हाँ ये होता है, तब तक तो इट्स जस्ट अजम्पशन। तो अब इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, दैट रेडिएशन इज़ वन ऑफ देम। यस, अब कितना कंट्रीब्यूट करता है, किस हद तक करता है, ये अभी नहीं मतलब इस पे 100% कोई कह सकते। पुख्ता रिसर्च अभी तक नहीं हुई है? नहीं, रिसर्च हो रही है, ओके। बट बहुत, जैसे हम बोलते हैं ना, एविडेंस, बहुत क्वालिटी, हाई क्वालिटी एविडेंस हो कि हाँ इससे ऐसा होता है, वो अभी तक नहीं है। हमने कैंसर के काफ़ी सारे फैक्टर्स के बारे में भी बात की। अब हम थोड़ा ब्लड कैंसर पे और ज़्यादा मतलब उसके बारे में ज़्यादा बात करते हैं। डॉक्टर, हम बोलते हैं, अपने लाइफस्टाइल की बात की थी, जेनेटिक फैक्टर एक हमने उसके बारे में बात की। अगर किसी के मतलब पेरेंट्स में किसी भी एक व्यक्ति को ब्लड कैंसर रह चुका है या किसी भी तरह का कैंसर रह चुका है, तो बच्चों में कितने % तक चांसेस रहते हैं कि उनको भी कैंसर हो सकता है? ऐसा नहीं है, आई वुड से कि हार्डली 5-10% कैंसर ऐसे होते हैं जिसका जेनेटिक बेसिस होता है। तो यदि मदर फादर में यदि हम कुछ खास तरह के कैंसर हैं, तो बच्चों में ये चांस बढ़ जाता है कि उन्हें भी कैंसर हो सकता है, बट इट्स नॉट नेसेसरी। जैसे कई सारे हैं जिनमें कोई बेसिस नहीं है, इवन ब्लड कैंसर में, जैसे सबसे कॉमन इंडिया में कैंसर है जो ब्लड का, वो CML है, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। CNS फैमिलीज में नहीं चलता है, तो यदि मदर या फादर में किसी को है तो बच्चे को नहीं होगा वो। तो ऐसा कुछ ही है हेरिडिटरी डिसीजेस जहाँ DNA ऑलरेडी डिफेक्टिव पैदा हो रहा है, तो वो बच्चा भी DNA डिफेक्टिव लेके पैदा हो रहा है। तो वहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया प्रोग्राम की शुरुआत में, कि वो यदि DNA पहले से ही डिफेक्टिव है, तो ये चांसेस तो काफी बढ़ जाते हैं कि जाते आगे रेप्लिकेशन में उसमें और ज्यादा डिफेक्ट आते जाएंगे, तो वो कैंसर वहाँ पे आ सकते हैं।
बट स्टिल आई वुड से ऑलमोस्ट 90% केसेस में ऐसा नहीं होता कि यदि मदर फादर में कैंसर है तो बच्चे को टेंडेंसी ज़्यादा हो। कैंसर में हम बात करें तो डॉक्टर ब्लड कैंसर जो होता है स्पेशली, वो क्या एक ही टाइप का होता है, इसके अलग अलग टाइप्स भी होते हैं? नहीं, ब्लड कैंसर इज ए अम्ब्रेला ग्रुप। कॉमनली ब्लड में कई तरह की सेल्स होती हैं, उनमें यदि कोई भी कैंसर पैदा हो रहा है, अब वो कैंसर चाहे रेड सेल्स को अफेक्ट कर सकता है, वाइट ब्लड सेल्स को कर सकता है, प्लेटलेट्स को कर सकता है, हमारे इम्यून सिस्टम की किसी भी सेल को कर सकता है, जैसे प्लाज्मा सेल या ऐसा, उसको हम बोलते हैं ब्लड कैंसर। तो वो भी अलग अलग तरह के हैं। कुछ ऐसे हैं जो बहुत एग्रेसिव हैं, जहाँ डायग्नोसिस के हमने देखा 1 हफ्ते में somebody may die, और कई ऐसे भी होते हैं जहाँ जैसे CLL है, जहाँ हमें 8-8 साल 10 साल तक हो सकता है ज़रूरत ही नहीं पड़ती ट्रीटमेंट की, कि ठीक है कुछ नहीं है चलने दीजिए। बहुत वेरिएबल है, 70 से ज़्यादा एंटिटीज़ हैं डिस्टिंक्ट जिसको हम क्लासीफाई करते हैं एज ए ब्लड कैंसर, और हर एक अपनी अपने तरीके से बिहेव करता है, कुछ बहुत एग्रेसिव, कुछ बहुत स्लो ग्रोइंग। सबसे कम चांसेस किस में होते हैं बचने के ब्लड कैंसर में? देखो ऐसा नहीं बोला जा सकता, कैंसर का बहुत हद तक चीज़ें जो है डिपेंड करती हैं कि आपने कब पकड़ा है, कितनी जल्दी पकड़ा है और वो बीमारी कौन सी है। जैसे मैंने आपको बताया सबसे कॉमन कैंसर है CML। अब जैसे मैं बताता हूँ, जब हम लोग पढ़ रहे थे तब CML की 10 ईयर सर्वाइवल डिस्पाइट एवरीथिंग, चाहे वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी करा लिया, 10 ईयर सर्वाइवल वाज हार्डली 30%। चाहे, और वो भी हाई डोज कीमोथेरेपी पोस्ट ट्रांसप्लांट, मतलब जितने टॉक्सिसिटी हो सकती थी वो सब करने के बाद भी 30% लोग थे जो 10 ईयर या प्लस में जाते थे, 70% नहीं जा पाते थे। आजकल सेम बीमारी सिर्फ एक टैबलेट खानी होती है पर डे, एंड नॉर्मल 10 ईयर सर्वाइवल इज 92%। तो एक बीमारी जो पहले बड़ी इनक्योरेबल सी समझी जाती थी, आज अभी बहुत हद तक बहुत अच्छे तरीके रिजल्ट्स से है, हाँ। हो जाती है कंट्रोल। आज की डेट में हम बोलते हैं कि इट इज जस्ट लाइक डायबिटीज नाउ। तो चीज़ें बेहतर हो रही हैं, बस वही है कि हमें क्या उसका एग्जैक्ट बेसिस मिल गया। जैसे आपने नाम सुना होगा कैंसर ट्रीटमेंट में आजकल बहुत सुनते हैं टारगेटेड ट्रीटमेंट। इफ वी कैन फाइंड आउट ए प्रॉपर टारगेट तो फिर चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। कुछ कैंसर हैं जहाँ वो ट्रिगर हमें पता है कि कौन सा पर्टिकुलर म्यूटेशन उसे प्रॉब्लम कर रहा है, आप उसे टारगेट कर सकते हो। तो ट्रीटमेंट बहुत वेरी करता है बहुत सारे फैक्टर पे, वो ड्रग रिलेटेड भी हो सकते हैं, पर्सन रिलेटेड भी हो सकते हैं, डिसीज रिलेटेड भी हो सकते हैं। इन जनरल ब्लड कैंसर अच्छा बिहेव करते हैं, काफ़ी हद तक चांस होते हैं कि वो ठीक भी हो जाए।